मेरी पत्नी ने चुपके से आईवीएफ में मेरे स्पर्म को अपने पहले प्यार के स्पर्म से बदल दिया था, तो मैंने भी चुपके से उसके एग्स को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के एग्स से बदल दिया और साथ ही अपना स्पर्म भी वापस रखवा दिया। कुछ सालों बाद मेरी पत्नी का पहला प्यार मेरे बेटे से मिलने हमारे घर आ धमका और फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्यारे बेटे, मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। मेरा बेटा शियाफान मेरे पास खड़ा था और शी हाओ को घिनौनी नजरों से घूर रहा था, मानो शी हाओ कोई गंदी चीज हो। मेरे पापा का नाम सी शेंग है। ये बच्चा सच में मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने शियाफान का हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली भरी नजर से देखा, फिर हाथ उठाया और शी हाओ के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्के की भारी आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। फालतू में रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। मेरी आवाज बेहद सर्द थी और नजरें किसी धारदार खंजर की तरह। मु युए झटके से खड़ी हुई और तड़पते हुए शी हाओ को सहारा देकर उठाया। उसने मुझ पर उंगली उठाई और चीख कर बोली, सी शेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हाओ को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। शियाफान ने फुर्ती दिखाई और एक कदम आगे बढ़कर मु युए को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी मेरे पापा को मारने की हिम्मत कैसे हुई? शियाफान की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा रोब था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मु युए सन रह गई। वह गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने शियाफान को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन शी हाओ ने उसे झटके से रोक लिया। युए, मत मारो, वो हमारा बेटा है। उसके इस नकली अच्छे बाप वाले नाटक को देखकर मुझे सच में उल्टी आ रही थी। मु युए ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने शियाफान को खूंखार नजरों से घूरा। अगर तेरे सगे बाप का लिहाज न होता ना, तो आज मैं तुझे मजा चखा कर ही मानती। शियाफान ने एक तीखी मुस्कान दी। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी क्या औकात है मुझे मजा चखाने की। उसकी वो तेज नजरें बिल्कुल मेरे जवानी के दिनों की तरह लग रही थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिला। आखिरकार वो मेरा बहुत ही लाड़ प्यार से पाला हुआ बेटा जो है। तभी परिवार के एक बड़े बुजुर्ग ने गला खनखारते हुए इस हंगामे को शांत करने की कोशिश की। सब लोग शांत हो जाओ। उनकी भारी आवाज में एक ऐसा दबदबा था कि सभी लोग धीरे धीरे शांत हो गए और सबकी नजरें उन बड़े बुजुर्ग पर टिक गईं। उन्होंने मु युए की तरफ देखा। युए, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर बात क्या है? मु युए ने एक गहरी सांस ली, मानो अपनी पूरी हिम्मत जुटा रही हो। उसने शी हाओ के कंधे पर हाथ रखा और ऐसा दिखावा किया जैसे उनका प्यार बहुत गहरा हो। दरअसल आज मुझे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। वो पल भर के लिए रुकी। उसकी नजरें सब पर से होती हुई आखिरकार मुझ पर और शियाफान पर आकर टिक गई। मैं खामोशी से उसे देख रहा था कि देखूं वो अब क्या नया तमाशा खड़ी करती है। शियाफान, वो शेंग का सगा बेटा नहीं है। मु युए की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके ये शब्द लिविंग रूम में किसी बम की तरह फटे। शियाफान ने झटके से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरा सदमा था। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया, जबकि आसपास खड़े रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। खून की गंध सूंघने वाली शार्क मछलियों की तरह वे सब खुशी से पागल हो रहे थे। उस साल जब हमने आईवीएफ करवाया था, मु युए थोड़ी देर रुकी, जैसे उसे कुछ कहने में हिचकिचाहट हो रही हो। डॉक्टर ने कहा था कि आशेंग के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। पिता बनने के उसके सपने को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैंने उसे आहाव के स्पर्म से बदलवा दिया था। ये घटिया औरत छुप छुप कर गंदे काम करती है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुझ पर ही कीचड़ उछाल रही है। मु युए की नफरत भरी नजरें मुझ पर टिकी थी, मानो वो मेरे भड़कने और आपा खोने का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैं एकदम शांत और रिलैक्स था, इसलिए उसे अपना नाटक जारी रखना पड़ा। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप सब गवाह बन सके। उसने बड़े प्यार से शी हाओ की तरफ देखा कि शियाफान अपने असली पिता को अपना ले। आसपास खड़े रिश्तेदारों के बीच अचानक से हड़कंप मच गया। शियाफान सी शेंग का बेटा नहीं है, तो जाहिर है कि उसे अपने असली पिता को ही अपनाना चाहिए न? बिल्कुल सही। इतने सालों से मु परिवार के दामाद की कुर्सी पर जो कब्जा जमा रखा है, अब उसे हटकर किसी सही इंसान को जगह देनी चाहिए। सी शेंग ने इन सालों में मु परिवार की पूरी संपत्ति पर राज किया है। अब जब सच सामने आ ही गया है, तो उसे मु ग्रुप से भी निकाल बाहर करना चाहिए। इन सब की बातें सुनकर मैं मन ही मन हंस रहा था। ये लालची और धोखेबाज रिश्तेदार, जिन्हें पिछले कुछ सालों से मैंने दबा कर रखा था और कंपनी के मैनेजमेंट से बाहर कर दिया था, जो सिर्फ साल के आखिर में मिलने वाले मुनाफे पर जिंदा थे, वो सब मुझसे बहुत खफा थे। अब वो बड़े मजे से तमाशा देख रहे थे, ये सोचकर कि मु युए और मेरा झगड़ा होगा और उन्हें वापस कंपनी में अपना हिस्सा मिल जाएगा।
शाओफान ने उन रिश्तेदारों की आंखों में साफ दिख रहे लालच को देखा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, शाओफान सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा रहेगा। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक दम था। शिहाओ ने बेचारेपन का नाटक करते हुए रुंधे हुए गले से कहा, आशेंग भाई, तुम आखिर कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? मैं खुद को कोई धोखा नहीं दे रहा। शाओफान सच में मेरा ही बेटा है। मुयुए और शिहाओ को सच में लगा था कि वो मुझे बेवकूफ बना देंगे। उस साल जब मुयुए लंबे समय तक मां नहीं बन पा रही थी, तो हमने आईवीएफ करवाने का फैसला किया। भ्रूण बनने से ठीक पहले मैंने अचानक मुयुए और एक नर्स को छुपकर मेरे स्पर्म स्टोरेज के साथ छेड़खानी करते पकड़ लिया था। मैंने उसे बड़ी खुशी से शिहाओ को फोन करते हुए भी सुना था, ये कहते हुए कि उसने स्पर्म बदलवा दिए हैं। उस वक्त मैंने कोई तमाशा नहीं किया। बिना कुछ कहे मैं मुड़ा और जाकर सीधा डॉक्टर को 10 लाख रुपए दे दिए ताकि वो मेरे पहले से रखे एक्स्ट्रा स्पर्म को वापस रख दे। और हाँ, अपनी नेकी दिखाते हुए मैंने डॉक्टर से मुयुए के अंडों को भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के अंडों से बदलवा दिया था। जिस दिन भ्रूण बना, मुयुए और मैंने एक साथ इस चमत्कार को होते हुए देखा। वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। शायद सोच रही थी कि वो उसका और शिहाओ का बच्चा है। मैं उसकी उस बेवकूफी को देखकर मन ही मन हंसते हंसते पागल हो रहा था। इन सालों में उसे एक जोकर की तरह शाओफान पर प्यार लुटाते देख मुझे जो मजा आ रहा था वो मैं बता नहीं सकता। वो मुझे फंसाना चाहती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो 20 से भी ज्यादा सालों से किसी और के बच्चे की मां बनकर खुश हो रही है। मुयुए ने मेरी यादों का सिलसिला तोड़ा और मुझ पर ताना मारते हुए कहा, तू तो एकदम ढीठ है। शाओफान भले ही इन सालों में तुम्हारे साथ रहा हो, लेकिन स्पर्म तुम्हारा नहीं था। उसके असली पिता शिहाओ हैं। मेरी आवाज एकदम शांत थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी चुनौती भी थी। तुम दिन में सपने देख रही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, मुयुए ने एकदम कड़क आवाज में कहा। और मुझे तुमसे तलाक भी चाहिए। तू मेरे पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहा, मुझसे जबरदस्ती शादी की। 25 साल तक मैं तेरे साथ रही। मैंने अपना हर फर्ज निभा दिया है। जब उसने तलाक की बात कही तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। लग रहा था जैसे वो बरसों से बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। हाँ, उसकी हिम्मत तो देखो। कह रही है कि उसने मुझ पर कोई एहसान किया है। 25 साल तक मैं उसके घर में घर जमाई बनकर रहा और पूरे 25 साल तक मैं उस सूने कमरे में अकेला ही रहा। जब मैं अकेले बच्चे को पाल रहा था तब वो शिहाओ के साथ अपनी रंगरलियां मना रही थी। जब मैं बिजनेस में खून पसीना एक करके मुंह परिवार का नाम रोशन कर रहा था तब वो क्लबों में अय्याशी कर रही थी। लेकिन एक बात वो बिल्कुल गलत कह गई। मैं कोई उसके प्यार में पागल होकर उसका गुलाम नहीं बना था। उससे शादी करने का मेरा इकलौता मकसद तो बस मुंह परिवार में अपनी हैसियत बनाना और पूरे मुंह ग्रुप पर अपना कब्जा जमाना था। और अब वो पूरा का पूरा मुंह ग्रुप मुट्ठी में है मेरी। तो अब इस मुयुए को बर्दाश्त करने का मेरा कोई फायदा नहीं बचा है। तलाक चाहिए? ठीक है, ले लो, मैंने बड़ी बेपरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन वो डीएनए टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि शाओफान मेरा ही बेटा है। शाओफान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनते ही मुयुए और शिहाओ एकदम से तिलमिला उठे। शाओफान, क्या तुम्हें अपनी इस माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? शाओफान ने उसकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और बस कसकर मेरे करीब खड़ा रहा। और ठीक उसी वक्त कॉलेज के एक लड़के जैसा दिखने वाला कोई शख्स अचानक वहाँ आ धमका। वो सीधा शाओफान के पास गया और बेहद खुशी से चिल्लाया, भैया। वहाँ खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। भाई, अचानक से यह एक और भाई अचानक कहाँ से टपक पड़ा? मैंने उस लड़के को देखा जिसका चेहरा शिहाओ से काफी मिलता जुलता था। मेरे मन में एक शक सा पैदा हुआ, शायद यह मुयुए और शिहाओ का नाजायज बेटा है। क्या खूब छिपाया है। 20 सालों से भी ज्यादा वक्त बीत गया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। लगता है ये ड्रामा मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सास ऊपर की कुर्सी पर बैठी थी और उस लड़के को घूर रही थी। बिना कुछ कहे ही उनके चेहरे पर एक खौफनाक रौब था। छह, ये सब क्या हो रहा है? लिविंग रूम का माहौल एक बार फिर से सुनना पड़ गया। उस लड़के की आंखें लाल हो रही थी जैसे वो अभी रो पड़ेगा। भैया, मेरा नाम मुगे है। मुझे हमेशा से आपके बारे में पता था। वो थोड़ा हतलाते हुए बोल रहा था और उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। उसने चोरी छिपे मेरी तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें झुका ली, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे डांट दूंगा। मेरे पापा, वो अक्सर मुझे आपके बारे में बताते थे।
कहते थे कि आप बहुत होनहार हैं और बहुत हैंडसम भी। ठीक उसी वक्त शिहाओ भी सिसकियां भरने लगा, उसके कंधे कांप रहे थे। शाओफान, मेरे प्यारे बेटे, इन सालों में पापा ने तुम्हें बहुत याद किया है। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। गे, वो भी हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। हम अक्सर तुम्हें छुप छुप कर देखने आते थे। मूगे ने तुरंत हामी भरते हुए सिर हिलाया और बेताबी से बोला, हाँ सच में भैया, मैं तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब रह सकूं। उसने अपनी जेब से तस्वीरों का एक बंडल निकाला और बड़ी सावधानी से शाओफान की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारी तस्वीरें हैं, मैंने छुप छुप कर खींची हैं। शाओफान ने वो तस्वीरें अपने हाथ में ली और सरसरी निगाह से उन्हें देखा। तस्वीरों में वो कहीं ग्रेजुएशन का गाउन पहने बड़ी सी मुस्कान के साथ दिख रहा था, तो कहीं बास्केटबॉल खेलने के बाद थका हुआ सा लग रहा था, और कहीं अपने दोस्तों से बहस करते हुए पूरे जोश में दिख रहा था। शाओफान के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। इतने सालों से एक पागल और सिरफिरा इंसान उसके आसपास ही छिपा हुआ था, जो छुपकर उसे घूरता था और उसकी तस्वीरें खींचता था। उधर मुयुए भी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। वो सीधा मेरी सास के पास गई और मूगा की तरफ इशारा करते हुए भारी आवाज में बोली, माँ, ये मु परिवार का पोता है। आज यहाँ परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग भी गवाह के तौर पर मौजूद हैं। आप इसे अपना लीजिए न। मुयुए भी थोड़ी चालाक किस्म की औरत थी। वो जानती थी कि ससुर जी के गुजर जाने के बाद मु परिवार में असल में सिर्फ सास की ही चलती है। उसने परिवार के सभी लोगों को यहाँ बुलाया ही इसलिए था ताकि वो सास पर दबाव डालकर इस बच्चे को अपनाने के लिए मजबूर कर सके। उसे पूरा यकीन था कि अगर सास ने मूगा को परिवार का हिस्सा मान लिया तो फिर मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आखिरकार इन 25 सालों में उसने भी देखा था कि मैं अपनी सास का कितना सम्मान और सेवा करता हूँ। मूगा बहुत ही तेज दिमाग का था। वो तुरंत मेरी सास की तरफ घूमा और बड़े ही अदब से बोला, दादी माँ। मेरी सास ने मूगा को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उन्होंने मूगा की बात का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानता था कि मेरी सास मुझे बहुत मानती है और मैं उन्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ही उस खामोशी को तोड़ा। मुयुए, इस नाजायज औलाद को परिवार में शामिल करवाकर मु परिवार की जायदाद हड़पना ही तुम्हारा असली मकसद है न? तो फिर इसमें शाओफान को घसीटने की क्या जरूरत है? मैंने मुड़कर शाओफान की तरफ देखा और हम दोनों की नजरें मिली। भले ही शाओफान मेरा अपना सगा खून नहीं है, फिर भी वो मुझ सई शंख का इकलौता वारिस है। मेरे नाम पर जितनी भी दौलत है, प्रॉपर्टी, शेयर्स, फंड्स और यहाँ तक कि मु ग्रुप के 20% शेयर्स भी, मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम करूँगा। शाओफान, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या फिर अपनी माँ और इस नकली से दिखने वाले बाप के साथ? मेरे छोटे से लड़के का दिमाग बहुत तेज चलता था। उसने अपनी आंखें घुमाई और पल भर में मेरा इशारा समझ गया। वो तुरंत दौड़कर मेरे गले लग गया और अपना छोटा सा चेहरा मेरी बाहों में रगड़ते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मम्मा के पास तो अब छोटा भाई आ गया है और वो मुझे अपनी जायदाद भी नहीं देंगी, इसलिए मैं तो अपने पापा के साथ ही रहूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। मैंने उसे जो भी सिखाया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। बातों ही बातों में उसने उल्टा बोलकर उनका असली मकसद सबके सामने रख दिया। जैसे ही शिहाओ ने सुना कि मैं अपनी सारी दौलत शाओफान को देने वाला हूँ, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। 1000 वॉट के बल्ब से भी ज्यादा चमक रही थी उसकी आंखें। उसे पता है कि मेरे नाम पर बहुत सारी संपत्ति है, सिर्फ सोने चांदी के गहने और जमीन जायदाद तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। और फिर मु ग्रुप के उन 20% शेयरों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो सच में सोने और चांदी का पहाड़ है। लालच, एकदम खुला लालच, जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो मुयुए के कान के पास गया और फुसफुसाने लगा। जब दादाजी का निधन हुआ था तो शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने 60% मु ग्रुप के शेयरों को 4 हिस्सों में बांट दिया था। 20% सी शेंग को मिले, 20% दादी को, 10% शाओफान को और तुम्हें सिर्फ 10% मिले। अगर सी शेंग अपने शेयर शाओफान को दे दे और बाद में हम किसी तरह शाओफान को फुसलाकर उसके शेयर भी हथिया ले तो तुम्हारे पास 40% हो जाएंगे। समझे? अभी सबसे जरूरी काम यह है कि सी शेंग से उसके हिस्से के शेयर और संपत्ति उगलाई जाए। उसे बिना एक पैसे के घर से बाहर निकालो और फिर शाओफान को अपने पाले में कर लो। मुयुए ने थोड़ा सोचा। शिहाओ की बात में दम तो था।
इसलिए वो आगे आई और शाओफान के सामने एक प्यारी माँ होने का नाटक करने लगी। शाओफान, तुम्हारा छोटा भाई खुद कमाकर खा सकता है, वो तुमसे जायदाद के लिए नहीं लड़ेगा। मैं भी अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो थोड़ी देर रुकी और फिर एक शर्त रख दी, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें आहाव के साथ डीएनए टेस्ट करवाना होगा। अगर रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि तुम दोनों सगे बाप बेटे हो तो तुम्हें शिहाओ को अपना पिता मानना होगा और उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये सुनकर शाओफान ने छुपकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे हल्का सा इशारा करते हुए हामी भरी। ठीक है, शाओफान तुरंत मान गया, लेकिन वो भी बहुत चालाक था। उसने भी एक शर्त रख दी, लेकिन डीएनए टेस्ट करवाने से पहले मम्मी और पापा दोनों को मेरे साथ नोटरी ऑफिस चलना होगा। सारी संपत्ति बिना किसी शर्त के मेरे नाम ट्रांसफर करनी होगी। मैंने मन ही मन उसकी तारीफ की। क्या बात है बच्चे, बहुत होशियार है। जो चीज अपने हाथ में आ जाए बस वही असली है। कोरी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तमाशा देखने वाले वो रिश्तेदार तो खुशी से उछल पड़े। जो बात शिहाओ के दिमाग में आ सकती थी वो जाहिर तौर पर उनके दिमाग में भी आ गई थी। वो सब भी हाथ मलते हुए तैयार बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो बेहिसाब दौलत उन्हें अपने पास बुला रही हो। वैसे भी मुयुए को बिजनेस चलाना तो आता नहीं था। अगर मू ग्रुप उसके नाम हो गया तो वो लोग जैसे चाहेंगे उसे अपने इशारों पर नचाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक रिश्तेदार ने आगे बढ़कर हामी भरी। मैं अभी नोटरी ऑफिस वालों को फोन लगाता हूँ। दूसरे रिश्तेदार ने अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगा। सबके सब इतनी तेजी से काम में लग गए जैसे किसी की शादी की तैयारियां चल रही हों। जब वो सब इन चीजों में उलझे हुए थे तब मेरी सास ने घबराकर मुझे रोकने की कोशिश की। बेटा, ये सारी संपत्ति ऐसे ही नाम करने के बारे में क्या तुम एक बार फिर से सोच लोगे? मैंने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया और उन्हें तसल्ली दी। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी सास हमेशा से मेरी काबिलियत जानती थी। मुझे बिना किसी घबराहट के शांत देखकर उन्होंने मुझे और नहीं टोका। और फिर उनकी इस मदद से आगे मेरे और मुयुए के नाम पर जो भी संपत्ति है, हम दोनों के लिए 50-50 हजार के गुजारे भत्ते को छोड़कर बाकी सब कुछ शाओफान के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। नोटरी ऑफिस के कमरे में मुयुए और शिहाओ बड़े ही प्यार से शाओफान को देख रहे थे, मानो वो भविष्य में मू ग्रुप को चलाते हुए राज करने के सपने देख रहे हों। वो खुशी से मुस्कुरा रहे थे और मैं उन्हें ख्याली पुलाव पकाते हुए देख रहा था। फिर मैंने अपने उस बेटे की तरफ देखा जो रातों रात अरबपति बन गया था और मेरी भी हंसी छूट गई। लेकिन सिर्फ मुयुए की जेब खाली करना ही काफी नहीं था, मुझे तो शिहाओ की भी चमड़ी उधेड़नी थी। शिहाओ, तुम तो कहते थे न कि तुम शाओफान से बहुत प्यार करते हो, तो कुछ दिखाओगे नहीं? मैंने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कहा और मेरी नजर शिहाओ के उस सजे धजे, नकली और मासूम दिखने वाले चेहरे पर टिक गई। पिछले 20 से भी ज्यादा सालों तक मैंने तुम्हारे लिए शाओफान को पाला है और इसमें मेरे लाखों रुपए खर्च हुए हैं। मुझे तुमसे कोई हर्जाना नहीं चाहिए, तुम बस वो पैसे शाओफान को दे दो। आखिरकार मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार जो करता हूँ। शाओफान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए आग में घी डालने का काम किया। अंकल शी, आप मेरी माँ के साथ पिछले 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से हैं, तो आपके पास कुछ लाख रुपए तो होंगे ही, है ना? और इत्तेफाक से अभी हम नोटरी ऑफिस में ही हैं। क्या आप मुझे अपनी वफादारी साबित नहीं करना चाहेंगे? वरना मुझे शक होगा कि आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते और मुझे अपनाने का आपका असली मकसद सिर्फ मेरे पीछे खड़ी मू फैमिली की दौलत है। ये सुनते ही शिहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। वो बुरी तरह फंस गया था। अगर वो पैसे देता तो उसके दिल पर पत्थर पड़ता और अगर पैसे नहीं देता तो शाओफान को उसकी नीयत पर शक हो जाता। आखिरकार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। शिहाओ ने दांत पीसे और अपने बैग से एक कार्ड निकालकर शाओफान के हाथ में थमा दिया। शाओफान बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें 50 लाख रुपए हैं। ये पापा की पिछले 10-12 सालों की गाड़ी कमाई है। शाओफान ने भी बिना किसी झिझक के वो बैंक कार्ड कस के पकड़ लिया और तुरंत नोटरी वाले को बुलाकर उसे अपने नाम करवा लिया। शिहाओ बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी ने उसका कलेजा ही निकाल लिया हो। डीएनए टेस्ट के लिए लैब मुयुए ने ही चुनी थी। उसे डर था कि मैं कहीं कोई गड़बड़ न कर दूं, इसलिए उसने देश की सबसे भरोसेमंद फोरेंसिक लैब को चुना। मैंने ताना मारते हुए कहा, बढ़िया है होशियार। जब लैब के कर्मचारियों ने मेरे, शिहाओ और शाओफान के खून के सैंपल ले लिए तो मैंने उनसे कहा कि मुयुए का भी खून ले लें और उसका भी टेस्ट करें। मुयुए ने हैरानी से मुझे देखा। सी शेंग, क्या तुम पागल हो गए हो?
श्याओफान मेरा ही बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने एक चालाक सी मुस्कान के साथ कहा। अरे जब यहाँ आ ही गए हैं तो लगे हाथ ये भी कर ही लेते हैं। श्याओफान को हालांकि समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो जानता था कि मेरा इसके पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होगा। इसलिए उसने भी जिद पकड़ ली कि मुयुए को भी अपना डीएनए टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। मुयुए तो अब श्याओफान को सिर आंखों पर बिठाए हुए थी, इसलिए वो तुरंत उसकी बात मान गई। जब हम लैब से बाहर निकल रहे थे तभी शी हाओ का बेटा मुगे फूलों का एक गुलदस्ता लिए बड़ी देर से वहाँ पहुँचा। भैया, उसने बड़े ही लाड़ प्यार से श्याओफान को आवाज लगाई। उसने गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन श्याओफान का मुंह ऐसे बन गया जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। उसे बड़ी घिन आई। उसने उसे धक्का देकर दूर किया। मुझे छूना मत। ये लड़का श्याओफान से आधा सिर लंबा था और देखने में एकदम सूट बूट वाला ढोंगी लग रहा था। श्याओफान, ये तुम्हारा छोटा भाई है। शी हाओ ने तुरंत बीच बचाव करते हुए समझाया, हम सब एक परिवार हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए न। श्याओफान ने आंखें घुमाई और कहा, अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अभी से रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम लोगों के इस प्यार भरे परिवार के बीच में दखल नहीं दूंगा। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुयुए, हम अभी इसी वक्त कोर्ट जाकर तलाक के कागजात ले रहे हैं। चूंकि हम दोनों के ही नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए हमारी अर्जी तुरंत मंजूर हो गई और न ही बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई बहस होनी है। मुझे और मुयुए को तो तलाक के किसी एग्रीमेंट पर साइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम सीधा गए और अपना तलाक का सर्टिफिकेट ले आए। ये देखकर शी हाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से पागल हो रहा था। जाहिर है उसने सोचा भी नहीं था कि हमारा तलाक इतनी जल्दी हो जाएगा। उसे लग रहा था कि मैं बेशर्मों की तरह गिड़गिड़ाऊंगा और तलाक नहीं दूंगा, लेकिन श्याओफान मजबूती से मेरे साथ खड़ा रहा। मुझे और श्याओफान को इतने करीब देखकर वो फिर से जल भुन गया। जब श्याओफान पार्किंग से गाड़ी लेने गया तो शी हाओ को आखिरकार मौका मिल ही गया। मुझे अकेला देखकर वो ताने मारते हुए बोला, सीशिंग, मुयुए ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। क्या तुम जानते हो कि श्याओफान का नाम श्याओफान क्यों है? क्योंकि मेरे नाम में चुवान अक्षर आता है और उसी से फान बना है। ये कहते हुए मुयुए ने शी हाओ को गले लगा लिया और बड़े घमंड से बोली, बस एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाने दो, श्याओफान अपने आप हमारे पास लौट आएगा। मुगे ने भी श्याओफान के सामने अपने भोले भाले बर्ताव को एकदम से बदल लिया था। वो अब पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आया था। अब सारा पैसा मेरे भाई का है, एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम सड़क पर भीख मांगते नजर आओगे। मुझे उनकी इन बेवकूफी भरी बातों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब मुयुए को मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसे लगा कि अब तो बाजी उसके हाथ में है और उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तुमने इतने सालों तक मू ग्रुप पर राज किया है, अब मेरी बारी है इस कंपनी को चलाने की। तो तुम सच में श्याओफान का इस्तेमाल करके मू ग्रुप को हड़पने की चाल चल रही थी? मैंने तंज कसते हुए कहा। हाँ तो कर भी क्या लोगे तुम? मुयुए ने बड़ी ही बेपरवाही से जवाब दिया। अब सारी प्रॉपर्टी श्याओफान के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है, बस एक बार डीएनए रिपोर्ट आने की देर है। उसके बाद इस मू ग्रुप की असली मालकिन मैं ही होऊंगी। ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि मू ग्रुप पर राज करने की किस्मत तुम्हारी है भी या नहीं। मेरी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो लोग अपने दिमाग में बड़ी अच्छी खिचड़ी पका रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जीत पूरी तरह से उनके हाथ में है, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि शुरू से ही उनके जीतने का कोई चांस ही नहीं था। जब मैं कंपनी में अपना सारा काम हैंडओवर कर रहा था तो मुगे कंपनी में आ धमका और उसने जनरल मैनेजर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो बड़े ही घमंड के साथ उस लेदर की कुर्सी पर बैठ गया और अपनी टांग पर टांग रख ली और चिल्लाकर बोला कि चेयरमैन उसका भाई है, इसलिए अब से वही असली जनरल मैनेजर है। उसकी ये बात सुनकर किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मुझे उसे सबक सिखाना अच्छी तरह आता था। उठाकर बाहर फेंको इसे। मेरे इतना कहते ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़े और मुगे को पकड़ने लगे। तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुगे एकदम से खड़ा हुआ और गार्ड्स को उंगली दिखाते हुए गालियां देने लगा। मेरा भाई यहाँ का चेयरमैन है और मैं उसका सगा छोटा भाई हूँ। तुम कुत्तों की इतनी हिम्मत, मुझे छूकर तो दिखाओ। फिर वो मुझे भी गंदी गंदी गालियां देने लगा। अबे ओ घटिया इंसान, तुझे तो पहले ही मुंह खानदान से धक्के मारकर निकाल दिया गया है। तुझे मू ग्रुप के कर्मचारियों पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। वो पागलों की तरह चीख रहा था। एक तरफ वो गार्ड्स को धक्का दे रहा था और दूसरी तरफ मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो बिल्कुल ही गुंडों की तरह बर्ताव कर रहा था।
तभी अचानक शियाओफान वहाँ आ पहुँचा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? उसने सख्त लहजे में पूछा। भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। मूगे ने तुरंत बेचारा बनने का नाटक शुरू कर दिया। ये बुढ़ा सिक्योरिटी से मुझे बाहर निकलवाना चाहता है। ये कंपनी है, तुम्हारी यहाँ तमाशा करने की औकात नहीं है। शाओफान ने उसे घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। और हाँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। शाओफान, तुम अपने छोटे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? शीहाओ भी भागता हुआ वहाँ आ गया। तुम दोनों सगे भाई हो। आगे चलकर तुम्हारा छोटा भाई ही कंपनी के काम में तुम्हारा हाथ बटाएगा, वरना परिवार के सपोर्ट के बिना लोग तुम्हें दबाएंगे। पर शाओफान ने बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इन दोनों को बाहर निकालो। शीहाओ ने जब देखा कि सीधे तरीके से बात नहीं बन रही, तो उसने तमाशा करना शुरू कर दिया और सिक्योरिटी को खुद को छूने तक नहीं दिया। मैं तुम्हारे मू ग्रुप की वारिस मू युए का पति हूँ और मू फान का सगा बाप हूँ। ये कंपनी मेरी भी है। मैंने ठंडी आह भरते हुए मन ही मन हंसकर कहा। फेंक दो इन्हें बाहर। कंपनी का माहौल गंदा मत होने दो। सिक्योरिटी गार्ड्स अब अच्छी तरह समझ चुके थे कि कंपनी का असली बॉस कौन है। उन्होंने तुरंत उन दोनों बेवकूफों को दबोचा जिन्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं था, और घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। लेकिन शीहाओ अभी भी चिल्ला रहा था। सी शेंग, तू बस इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कल एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाने दे। मैं तुझे घुटनों पर बिठाकर भीख न मंगवाऊं तो कहना। मैंने उसकी उस दयनीय हालत को देखकर बस इतना कहा। फिक्र मत करो, मुझे भी उस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार शीहाओ के लिए वो बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया। मैं जानबूझकर सुबह जल्दी उठा और बहुत अच्छे से तैयार हुआ। आखिर मुझे शीहाओ का गुरूर टूटते हुए देखने के लिए शानदार दिखना था ना। मेरी सास के अलावा मू युए ने खानदान के बाकी लोगों को भी डीएनए सेंटर में गवाह के तौर पर बुला लिया था। शायद वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा तमाशा देखें। कितनी नादान है, वो चाहती थी कि सब मुझ पर हंसे। पर सच तो ये था कि सबसे बड़ा मजाक उसी का बनने वाला था। रिपोर्ट देखने से ठीक पहले मैंने एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मू युए से पूछा, ये डीएनए सेंटर तुमने ही चुना था ना? तो अब जो भी नतीजा आएगा उस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मू युए ने अकड़ते हुए सीना ताना और पूरे आत्मविश्वास से बोली, बिल्कुल नहीं। मैं मू युए हूँ और मैं अपनी बात की पक्की हूँ। मेरी तो हंसी छूटने ही वाली थी। सच में कुछ लोगों को जब तक अपनी बर्बादी आंखों से ना दिख जाए अक्ल नहीं आती। अभी लैब वाला रिपोर्ट लेकर आया भी नहीं था कि शीहाओ ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। उसने बड़े ही प्यार से मू युए का हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोला, युए, बस एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर हम तीनों, हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। ये कहते हुए उसने एक चुनौती भरी नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और पलटकर शाओफान की तरफ देखने लगा। जैसा कि मुझे लगा था, शाओफान के चेहरे पर भी एकदम सन्नाटा था। उसे शीहाओ की इस नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शीहाओ का दांव उल्टा पड़ गया। वो थोड़ा झेप गया, लेकिन उसने तुरंत ही अपने चेहरे के भाव बदले और शाओफान से बोला, बेटा, आज के बाद से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो बेझिझक अपने पापा से मांगना। ये कहते हुए उसने अपने बैग से एक खूबसूरत सा छोटा डिब्बा निकाला और शाओफान की तरफ बढ़ा दिया। ये घड़ी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए खरीदी है। इसे बाप बेटे के इस नए रिश्ते का पहला तोहफा समझ लो। पसंद आई? शाओफान ने उस डिब्बे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और रूखी आवाज में बोला, मुझे नहीं चाहिए। शीहाओ के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। तभी मू युए ने बात संभालने की कोशिश की। शाओफान, तुम्हारे पापा तो बस प्यार से तुम्हें, मुझे उनका प्यार या हमदर्दी नहीं चाहिए। शाओफान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरे सिर्फ एक ही पापा है और वो है सी शेंग। मेरा दिल भर आया। मेरा बेटा हमेशा मेरी ही तरफदारी करता है। ठीक उसी वक्त रिपोर्ट बनाने वाला 3 रिपोर्ट लेकर वापस आ गया। शीहाओ और मू युए और मूगे तीनों की एकदम से जान में जान आ गई। उनकी नजरें उस आदमी के हाथ के कागज पर ही गड़ी थीं। वो ऐसे घूर रहे थे जैसे भूखे भेड़ियों ने कोई शिकार देख लिया हो। वो बड़े घमंड से मुझे देख रहे थे, मानो अगले ही पल में पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा और वो लोग ऐश व आराम की जिंदगी जिएंगे। मेरी तो हंसी ही छूटने वाली थी। रिपोर्ट वाले ने लिफाफा खोला। शीहाओ की तो सांसें ही तेज हो गई। लाल नेल पॉलिश वाले नाखून मू युए के हाथ में बुरी तरह गड़ रहे थे। मू युए के हाथ भी खुशी के मारे कांप रहे थे। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, जैसे अभी खुशी से फट पड़ेगी। वो बड़बड़ा रही थी, शियाओफान, अब हमारा परिवार आखिरकार हक के साथ एक हो सकेगा। मैंने देखा वो मुझे ऐसे घूर रही थी मानो मैं कोई हारा हुआ कुत्ता हूँ।
शिहाओ का नाटक तो और भी ज्यादा था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। शियाओफान, पापा ने आखिरकार खुद को साबित कर ही दिया। मुगे, वो बेवकूफ। वो तो उतावला होकर शियाओफान के पास जा पहुंचा। भैया, अभी मू ग्रुप के ऑफिस वापस जाकर आपको तुरंत मुझे जनरल मैनेजर बनाना होगा। मैं आपका सगा छोटा भाई हूँ, सिर्फ मैं ही सच्चे मन से आपकी मदद करूंगा। उसके चेहरे पर ऐसा घमंड था जैसे शियाओफान तो उसकी मदद करेगा ही करेगा, जैसे जनरल मैनेजर की कुर्सी तो उसकी जेब में रखी हो। मैं उन तीनों की ये बेवकूफियां देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। आखिरी पल तक किसी को नहीं पता कि असली जोकर कौन है। रिपोर्ट वाले ने अपना गला साफ किया और रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर शिहाओ और मिस्टर मुफान। वो जानबूझकर थोड़ी देर के लिए रुका। शिहाओ और मुयुये की धड़कनें और तेज हो गई। उन्होंने अपनी गर्दन आगे की, मानो उस आदमी के मुंह पर ही अपने कान लगा देना चाहते हो। आसपास खड़े मू परिवार के लोगों ने भी अपनी सांसें रोक ली। सबके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। सब मेरा मजाक बनते देखना चाहते थे कि बीच बाप बेटे का कोई रिश्ता नहीं है। मानो हवा वहीं रुक गई। मुयुये की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पागलों की तरह चिल्लाई, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। ये हो ही नहीं सकता, पक्का कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। शिहाओ भी चीख पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? बाप बेटे का रिश्ता कैसे नहीं है? उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके चेहरे का डर छुपाए नहीं छुप रहा था। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? गलत पढ़ रहे हो, मुझे देखने दो। मुगे ने झपट कर रिपोर्ट छीन ली और जैसे ही उसने रिपोर्ट देखी वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ा और बड़बड़ाने लगा। ये कैसे हो गया? मैंने रिपोर्ट वाले से मेरी और शियाओफान की रिपोर्ट पढ़ने को कहा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से मेरे और शियाओफान के बीच सगे बाप बेटे का रिश्ता है। पूरे कमरे में हंगामा मच गया। मुयुये तो जैसे सदमे में चली गई। ये मुमकिन नहीं है, वो हैरान होकर खुद से ही बड़बड़ा रही थी। मैंने शियाओफान की तरफ देखा। सास और बाकी सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ समझ ही न आया हो। मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, सालों पहले जब तुम लोगों ने हेराफेरी की थी ना, तब मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने अपना स्पर्म वापस बदल दिया था। मैंने उसके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा और आगे कहा, हाँ, एक बात और, मैंने मौका देखकर तुम्हारे एग्स को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के एग्स से बदल दिया था। ये खबर सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सासू माँ ने झटके से अपना सिर उठाया। उनकी धुंधली आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। मैंने मुयुये की आंखों में देखा और एक एक शब्द चबाते हुए कहा, शियाओफान, तुम्हारा बच्चा नहीं है। बधाई हो 20 सालों तक धोखे में माँ बने रहने के लिए। ये सुनते ही मुयुये ने झपटकर डीएनए टेस्ट करने वाले के हाथ से रिपोर्ट छीन ली। नतीजे देखकर उसकी आंखें गुस्से से खून जैसी लाल हो गईं और वह मुझे मारने के लिए चीखती हुई मेरी तरफ झपटी। कमीने, वह बुरी तरह से चिल्लाई, लेकिन मेरे पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए उसे बीच में ही रोक लिया और उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। मैं उसे ऊपर से नीची नजर से देखते हुए खड़ा था। मेरी आंखों में उसके लिए कोई रहम नहीं था। शिहाओ ने जब ये सुना तो जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो भागकर मुयुये के पास गया और अपनी तीखी आवाज में बोला, युए, अगर शियाओफान तुम्हारा बच्चा नहीं है तो फिर वो मु परिवार का भी नहीं है। वारिस तो अब सिर्फ मुगे ही बनेगा। उसके लाल रंग से रंगे लंबे नाखून मुयुये के हाथों में लगभग चुभ ही गए थे। मुयुये को अब बात समझ में आ गई। उसने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वो लड़खड़ाते हुए उठी और सीधे सासू माँ के पास गई, जो अभी तक सदमे में सुन्न खड़ी थी। माँ और यहाँ मौजूद परिवार के सभी लोगों, आप सबने सुना और देखा ना, शियाओफान मेरा बच्चा नहीं है। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई, बोलते हुए उसके मुंह से थूक उड़ रहा था और वो पूरी ताकत से चीखी, वो इसी शेंग और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाजायज बच्चा है। हम मु परिवार की दौलत किसी गहरे नत्थु खैरे के हाथों में नहीं जाने दे सकते। शिहाओ और उसका बेटा भी पीछे से चिल्लाने लगे, बिल्कुल सही, उस कमीने शियाओफान को धक्के मारकर बाहर निकालो। मु परिवार का असली वारिस मैं मुगे ही हूँ। हमेशा शांत रहने वाली सासू माँ अब तक सदमे से बाहर आ चुकी थी। उन्होंने मुयुये की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके चेहरे के भाव इतने उलझे हुए थे कि कोई उन्हें पढ़ नहीं सका। वो पहली बार अपना आपा खोती हुई दिखी और कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा, आशेंग, क्या ये सच है? उनकी यह हालत देखकर मेरी आंखों में भी हल्के से आंसू तैरने लगे। हाँ, ये सच है। मुयुये को सासू माँ का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उनका हाथ झकझोरते हुए कहा, माँ, आप जल्दी से ऐलान कर दो कि हमारा वारिस मुगे है। सासू माँ ने तब तक खुद को संभाल लिया था।
उन्होंने झटक कर उसका हाथ हटा दिया और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम जानती हो कि आशेंग की एक्स गर्लफ्रेंड कौन है? मु युए बेचैनी से तड़प रही थी। जो भी हो, मुझे उससे क्या मतलब? इतना तो पक्का है कि श्याओ फान हमारे मु परिवार का खून नहीं है। आशेंग की एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारी बड़ी बहन मु युलू थी, इसलिए श्याओ फान अभी भी मु परिवार का ही बच्चा है और वही इस खानदान का इकलौता और असली वारिस है। सासू माँ के ये शब्द किसी बम की तरह गिरे और पूरे कमरे में धमाका सा कर गए। हमारे मु परिवार की जो पुरानी परंपरा है, मुझे यकीन है कि आप सब उसे जानते हैं। सिर्फ पहली और जायज औलाद को ही यह पूरा खानदान और बिजनेस सौंपने का नियम है। जब इस खानदान का कोई जायज वारिस न बचे, तभी किसी नाजायज औलाद का नंबर आता है। सासू माँ ने मु युए को अपनी तीखी नजरों से घूरा और चेतावनी देते हुए कहा, बरसों पहले जब युलू के साथ वो हादसा हुआ था, तब बड़े साहब को मजबूरी में तुम्हें इस घर में वापस लाना पड़ा था। युए, अपनी औकात कभी मत भूलना। मेरी सास की बात सुनकर कि उसे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए, मु युए का चेहरा सफेद पड़ गया। मु युए का नाम युए इसलिए रखा गया था क्योंकि यह सुनने में मु युलू जैसा लगता है। असल में इसका मतलब ये था कि मु परिवार के लिए मु युलू ही सब कुछ थी। सालों पहले जब मेरे ससुर जवान थे, तब उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें फंसाकर मु युए को जन्म दिया था। लेकिन मु परिवार अपने खून की शुद्धता को बहुत मानता था। ऐरे गहरे किसी के भी बच्चे को मु परिवार के घर में कदम रखने का हक नहीं था। मेरे ससुर सिर्फ एक ही बच्ची को अपना मानते थे और वो थी मु युलू, जो मेरी सास यानी एक बहुत ही संस्कारी और पढ़े लिखे खानदान की बेटी की कोख से जन्मी थी। समय पर गुजारा भत्ता देने के अलावा मेरे ससुर ने मु युए की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे ससुर की लाडली वारिस मु युलू एक दिन जब कंपनी के प्रोजेक्ट का मुआयना करने गई, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया और वो कोमा में चली गई। मजबूरी में आकर मेरे ससुर को मु युए की तरफ ध्यान देना पड़ा। उन्होंने मु युए के सामने एक शर्त रखी, मु परिवार में वापस आना है तो आ सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करके मुझे घर जमाई बनाना होगा, क्योंकि मेरे पिता ने ससुर जी की जान बचाई थी। मु युए का मेरे लिए कोई प्यार नहीं था और उसके दिल में तो उसका पहला प्यार बसा हुआ था। वो मुझसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मु परिवार में वापस आने के फायदों को भी अच्छी तरह जानती थी। इसलिए ये देखकर कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने मुझसे शादी कर ली। शी हाओ पहले उस गरीब और कंगाल लड़की को घास भी नहीं डालता था, लेकिन जैसे ही वो रातों रात मु परिवार की मालकिन बन गई, तो वो उसका आशिक बनने के लिए झट से तैयार हो गया। मु युए भी शी हाओ को लेकर पूरी तरह से दीवानी थी। हमने जो आईवीएफ करवाया था, उसका असली कारण यही था कि वो खुद को सिर्फ शी हाओ के लिए बचाकर रखना चाहती थी। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। वो दोनों मेरे ससुर के मरने के बाद पूरी मु संपत्ति हड़पना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ससुर जी ने भी अपना दांव चल दिया था। उन्होंने अपने शेयर्स को 4 हिस्सों में बांट दिया ताकि हम सब एक दूसरे को रोक कर रख सके। और तो और उन्होंने मुझे मु ग्रुप का चेयरमैन बनाकर सारी जिम्मेदारी सौंप दी और मु युए को कंपनी में काम करने तक की इजाजत नहीं दी। इसलिए मु युए सिर्फ अपने शेयर्स के दम पर साल के आखिर में मुनाफा ले पाती थी। इतने सालों तक उसके हाथ में कोई पावर नहीं आई, जिससे वो अंदर ही अंदर जल भून रही थी। मुझे यकीन नहीं होता कि शियाफान मेरी बहन का बच्चा है, सिर्फ इसलिए किसी शेंग ने कह दिया तो मैं मान लूं। मु युए अभी भी अपनी आखिरी फड़फड़ाहट दिखा रही थी। मैंने उसकी तरफ एक मजाक भरी नजर डाली और अपने बैग से एक और डीएनए रिपोर्ट निकाल ली। ये शियाफान और मु युलू की डीएनए रिपोर्ट है। मैंने रिपोर्ट खोली और वहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखा दी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। युलू अभी भी नर्सिंग होम में भर्ती है और शियाफान भी यही है। आप सब चाहें तो किसी सरकारी एजेंसी को बुलाकर सबके सामने सैंपल लेकर दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। शियाफान मु परिवार का ही खून है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब तो आप सभी को यकीन हो ही जाएगा। शी हाओ और उसका बेटा भी ये देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शियाफान असल में मु युलू का बच्चा निकलेगा। बूढ़ी मालकिन बाहर से बिल्कुल शांत और गंभीर दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक पल के लिए आंसू चमक उठे। रिश्तेदारों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। तो शियाफान युलू का बच्चा है, इसका मतलब शियाफान ही मु परिवार का असली वारिस है। मु युए जैसी नाजायज औलाद के लिए अब मु परिवार की दौलत हड़पना नामुमकिन है। वो सब मु युए को बहुत ही नीची और नफरत भरी नजरों से देखने लगे। मु युए का हाल ऐसा था जैसे उसके शरीर से किसी ने जान ही निकाल ली हो। वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में एक सूनापन था। वो न तो शियाफान को इस परिवार का हिस्सा बनने से रोक पाई और उल्टा सारी दौलत भी उसी को मिल गई।
शी हाओ और उसके बेटे के चेहरे भी ऐसे लटक गए थे जैसे किसी ने उन्हें करारा तमाचा मारा हो। रिश्तेदारों को अब साफ समझ आ गया था कि मु युए मेरे सामने कहीं नहीं टिकती और मु युए का साथ देने से उन्हें अब कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए वो सब एक एक करके अपनी जगह से उठे और वहां से खिसकने लगे। मु युए मुझे घूर रही थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो भारी अपमान का घूंट पीकर किसी तरह खड़ी हुई। वो चापलूसी करते हुए मेरे पास आई और बोली, अशेंग, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। बस इस बात से गुस्सा हो न कि मैंने बाहर दूसरों के साथ चक्कर चलाया। मैं कसम खाती हूँ कि मैं शी हाओ से सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। प्लीज मुझे मु परिवार में वापस आने दो न। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ तरस था और मैंने धीरे से कहा, मु युए, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? उसने कांपते हुए होठों से पूछा। तो फिर तुम पहले हमेशा मुझे इतने प्यार से क्यों देखते थे और मुझसे ही शादी करने की जिद क्यों की? मैंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी शक यूं लू से मिलती है। मैं तो बस तुम्हारा चेहरा देखकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं यूं लू की खातिर इस परिवार की जायदाद को बचा सकूं। तुमने यूं लू की जगह लेकर मु परिवार की बेटी का दर्जा लिया और मुझे घर जमाई बनकर मु परिवार का दामाद बनना था। तभी तो मुझे मु ग्रुप में अपनी जगह बनाने का मौका मिला ताकि मैं उन लालची रिश्तेदारों को सत्ता छीनने से रोक सकूं। तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी न कि यूलू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे है और ससुर जी ने अपना मु ग्रुप चलाने के लिए मुझे क्यों चुना, जबकि तुम उनकी अपनी सगी बेटी हो। और क्यों सासू माँ ने इन सालों में मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया? क्योंकि तुम बचपन में मु परिवार के साथ नहीं थी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। भले ही मैं एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, लेकिन ससुर जी ने मेरे पिता के उस एहसान को चुकाने के लिए जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, हर साल गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में मुझे मु परिवार के विला में रहने के लिए बुलाया। मैं और यूलू बचपन के साथी थे और हमें बहुत पहले ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। सासू माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला और ससुर जी ने मुझे इस तरह तैयार किया कि मैं यूलू का एक काबिल जीवन साथी बन सकूं। मैंने और यूलू ने एक जैसी ही शानदार तालीम हासिल की थी। ये कहकर मैं जोर से हंस पड़ा, मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। कितनी हंसी की बात है न। तुमने सच में सोच लिया कि मैं गांव का कोई गंवार लड़का हूँ जो अपने बाप के एहसानों के दम पर मु परिवार तक पहुँच गया, और यह भी पाल लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मु युए को तो जैसे बिजली का झटका लगा। वो बुद्ध बनकर बस वहीं खड़ी रह गई। उसने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं उसके प्यार में पागल हूँ, लेकिन आज उसे सच का पता चला कि वो महज एक बेचारी हमशक्ल थी। उसके पास जो कुछ भी था वो सब सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर टिका था, और अब जब इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है तो उसके पास कुछ नहीं बचा। मु युए पूरी तरह टूट चुकी थी। हम सब बस नाटक कर रहे थे। 25 सालों तक नाटक किया और अब यह नाटक खत्म हो चुका है। अब पर्दा गिरने का वक्त आ गया है। मैंने नौकरानी से मु युए का सारा सामान पैक करवाया और उसे मु परिवार के विला से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। माँ, मैं पिछले कुछ समय से बाहर के एक विदेशी अस्पताल के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट कोमा में गए मरीजों की नसों को जगाने और उन्हें होश में लाने के बारे में है। ये सुनते ही माँ ने झटके से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। तुम्हारा मतलब है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। यूलू के इलाज के कई सेशन हो चुके हैं और अब उसके दिमाग में काफी हलचल देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि वो बहुत जल्द ही होश में आ जाएगी। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यूलू, मेरी प्यारी यूलू। और उधर मु परिवार से निकाली गई मु युए किसी बेसहारा कुत्ते की तरह लड़खड़ाती हुई सड़क पर बेतहाशा भटक रही थी। 25 सालों की वो झूठी शानो शौकत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। वो उस अपार्टमेंट में वापस गई जो उसने पहले शी हाओ के लिए खरीदा था, लेकिन शी हाओ ने उसका कुछ खास स्वागत नहीं किया। सब तुम्हारी गलती है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मु युए एकदम से पलटी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मेरी गलती है? अगर तुमने उस वक्त स्पर्म नहीं बदला होता तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? शी हाओ सुन्न रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मु युए सारा इल्जाम उस पर डाल देगी। तुमने भी तो उस वक्त हाँ कही थी। मु युए ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ डरावनी हद तक मजबूत थी। बकवास बंद करो। अब ये सब बोलने का क्या फायदा? हम कंगाल हो चुके हैं। तुम्हें पता भी है सिर्फ 50,000 में हम कैसे जिएंगे? शी हाओ ने छटपटाते हुए उसका हाथ झटक दिया। तो अब क्या करें? हम बाहर जाकर मजदूरी तो नहीं कर सकते न? उफ, मु युए ने हार मानते हुए अपने हाथ ढीले कर दिए। हाँ,
अब क्या होगा? उसे तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत थी, सबके बीच रानी की तरह रहने की आदत थी, और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। तभी शिहाओ को अचानक कुछ याद आया। 50 लाख। शियाओफान के पास अभी भी वो 50 लाख हैं जो मैंने उसे दिए थे। मू युए की आंखों में चमक आ गई। चलो अभी शियाओफान के पास चलते हैं। दोनों बदहवास हालत में शियाओफान के अपार्टमेंट पहुंचे। बहुत देर तक घंटी बजाने के बाद शियाओफान ने बड़े आराम से दरवाजा खोला। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? शिहाओ ने शियाओफान को धक्का देते हुए किनारे किया और कमरे में घुस गया। मेरे पैसे मुझे वापस करो, शियाओफान ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। किस खुशी में? शिहाओ ने शियाओफान की तरफ उंगली उठाई। वो गुस्से से कांप रहा था। वो मेरे पैसे हैं। शियाओफान सोफे की तरफ गया और आराम से बैठ गया। उसने अपने पैर पर पैर रखा और बोला, मिस्टर शी, वो 50 लाख मैंने कानूनी तौर पर नोटरी करवा लिए हैं। वो मुझे बिना किसी शर्त के तोहफे के रूप में मिले थे, तो मुझे वो पैसे आपको वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। शिहाओ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम, उसने शियाओफान की तरफ इशारा किया। वो बहुत देर तक तुम करता रहा, पर उसके मुंह से एक पूरी बात नहीं निकली। उसके सीने में अचानक जोर का दर्द उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो गुस्से और सदमे से सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मू युए बुरी तरह डर गई। वो दौड़कर उसके पास गई। उसने शिहाओ को गले लगा लिया और बदहवास होकर चिल्लाने लगी। शियाओफान ये सब देखता रहा, फिर भी उसने तरस खाकर 120 नंबर डायल कर दिया। और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वो आराम से अपने हाथ में ली हुई किताब पढ़ने लगा। पैसे न मिलने पर मू युए और शिहाओ एक दूसरे को ताने मारने लगे। जब वो 50,000 भी खत्म हो गए तो मू युए के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। शिहाओ अपनी बची खुची कुछ लाख की सेविंग मू युए पर तो बिल्कुल खर्च नहीं करने वाला था। वो मू युए पर बाहर जाकर नौकरी ढूंढने का दबाव डालने लगा और धमकी दी कि वरना वो उसे घर से बाहर निकाल देगा। बाद में मैंने तरस खाकर एक जॉब रिक्रूटर को फोन किया और उससे कहा कि वो मू युए के लिए किसी नौकरी का इंतजाम कर दे। कुछ समय बाद मैंने शियाओफान को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। रेस्टोरेंट के रास्ते में मैं गुनगुना रही थी तो शियाओफान ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। मैंने कहा, क्योंकि थोड़ी देर में एक बड़ा तमाशा देखने को मिलने वाला है। ओपन किचन वाले रेस्तरां के दूसरे माले के केबिन में बैठकर शियाओफान ने पारदर्शी शीशे से नीचे देखा और देखा कि मू युए, जिसने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, वो आज शेफ की वर्दी पहने नीचे रेस्तरां में खाना बना रही थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ देखा और बोला, बस यही? बिल्कुल नहीं, आगे देखते जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए उसे थोड़ा सब्र रखने को कहा। कुछ ही पलों के बाद हमने देखा कि शिहाओ एक बेहद खूबसूरत और छरहरे बदन वाली औरत के साथ रेस्तरां में आया। दोनों हंस बोल रहे थे और एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। जाहिर है मू युए ने भी उन्हें देख लिया था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो सुन्न पड़ गई। आहाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिहाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो उस औरत के साथ मजाक करता रहा। मू युए की आवाज थोड़ी तेज हो गई। आहाओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तब जाकर शिहाओ ने झल्लाहट के साथ सिर उठाया और उसे तिरछी नजरों से देखा। क्या कर रहा हूँ? जाहिर सी बात है, खाना खा रहा हूँ। क्या तुम अंधी हो? मू युए ने उस औरत की तरफ इशारा किया। तुम्हारा और इसका। शिहाओ अचानक जोर जोर से और बेशर्मी से हंसने लगा। मेरे और केविन के बीच क्या? तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? मू युए का चेहरा गुस्से से लाल होकर तमतमा उठा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या कोई ऐतराज है? मू युए लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। गर्लफ्रेंड? तुमने ऐसा? मैंने क्या? शिहाओ ने उकसाने वाले अंदाज में उसे देखा। मैं तुम्हें बताता हूँ मू युए, मैं केविन के साथ पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से हूँ। तुम मुझे जो भी पैसे देती थी वो सब मैंने इसी पर उड़ाए हैं। वो जरा सा रुका और फिर उसने एक और बात जोड़ी। और हाँ मूगे, वो भी मेरा और केविन का ही बेटा है। मू युए के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो बस फटी फटी आंखों से शिहाओ को घूरती रही। उसकी आंखों में अविश्वास और गहरी निराशा थी। तभी पास खड़ी केविन ने हिकारत भरी हंसी हंसी। अरे दीदी, तुम्हारे पीठ पीछे तो सालों से गजब का खेल चल रहा था। मू युए को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जिस आदमी को उसने टूटकर प्यार किया, उसी ने उसे धोखा दिया, और उसका अपना बेटा, वो भी उसका नहीं था। पिछले 20 सालों से भी ज्यादा का उसका हर त्याग सब एक भद्दा मजाक बनकर रह गया। और फिर वो अपने काम वाली जगह पर वापस गई, वहाँ से एक चाकू उठाया और तेजी से लौटकर शिहाओ पर झपट पड़ी।
वो पागलों की तरह उसे चाकू घोंपने लगी और चीख चीख कर चिल्लाई, कमीने इंसान, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। शिहाओ दर्द से चीख पड़ा। पल भर में ही उसके कपड़े खून से लाल हो गए। शाओ फान अपने सामने हो रहे इस खूनी खेल को देखकर बुरी तरह सहम गया, जबकि मैं बड़े मजे से अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और मू युए को गिरफ्तार करके ले गई। शाओ फान ने सुन्न होकर मुझसे पूछा, पापा, क्या आप मुझे यही तमाशा दिखाना चाहते थे? मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा और उसे बहुत ही गहराई से समझाया। शाओ फान, आज तुम्हारे पापा तुम्हें एक बात सिखा रहे हैं, अपने दुश्मनों पर कभी तरस मत खाना। मू युए और उसके लोगों ने हमारी दौलत हड़पने की साजिश रची थी, उसे घर से निकाल देना ही काफी था ना, इतना बेरहम होने की क्या जरूरत थी? शाओ फान इस बात को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि सालों पहले तुम्हारी माँ को जो कंस्ट्रक्शन साइट पर चोट लगी थी वो कोई हादसा नहीं था। मू युए ने ही चाल चलकर उसे वहाँ भेजा था और उस बेकाबू ट्रक के ब्रेक शिहाओ ने काटे थे। मैंने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में नफरत साफ छलक रही थी। मैं आज तक वो पल नहीं भूल पाया हूँ जब मैंने यू लू को खून से लथपथ देखा था। इन 25 सालों में मेरा हर दिन यही मन करता था कि मैं मू युए और शिहाओ की जान ले लूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मैं चाहता था कि वे एक दूसरे को खुद ही खत्म कर दे। मू युए को शेफ की नौकरी मैंने ही दिलवाई थी ताकि उसके हाथों में धारदार हथियार आसानी से आ सके, और शिहाओ को भी मैंने ही वहाँ बुलवाया था। उसकी जो नई माशूका है ना, वो एक क्लब होस्टेस है। मैंने उसकी क्लब मैनेजर के जरिए उसे इस रेस्टोरेंट के 2 फिक्स टाइम वाउचर भिजवाए और उनकी टेबल बिल्कुल मू युए के सामने बुक करवाई थी ताकि वो चाहकर भी उन्हें अनदेखा न कर सके। शिहाओ को अस्पताल ले जाया गया पर उसे बचाया नहीं जा सका और वो मर गया। उसके बाद शाओ फान ने मुझे बताया कि शिहाओ के पैसों के बिना मुगे अपना खर्च नहीं चला पा रहा था, इसलिए वो भी अपनी सगी माँ के नक्शे कदम पर चलकर एक मेल एस्कॉर्ट बन गया। यहाँ तक कि जब उसके क्लासमेट्स क्लब गए तो उन्होंने उसी को सर्व करने के लिए बुला लिया। कितनी अजीब बात है न। खैर, दिन बीतते गए, ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर से शांत हो गई है। लेकिन एक दिन अस्पताल से आए एक फोन कॉल ने उस शांति में फिर से हलचल मचा दी। डॉक्टर ने कहा कि मू युए को होश आ गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। 25 साल बाद आखिर उसे होश आ ही गया। मैं शाओ फान और अपनी सास को लेकर उसी वक्त अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। वार्ड के अंदर मू युए चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ और शांत थीं। मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। आशेंग, तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम बहुत लंबे समय तक सोती रही, मैंने रूंधे हुए गले से कहा। हम सब ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। फिर मैंने दरवाजे के बाहर इशारा किया जहां मेरी सास और शाओ फान अंदर आने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मू युए की नजरें शाओ फान पर जाकर ठहर गई और उसने पूछा, ये कौन है? मैंने उसे सच सच बता दिया कि ये IVF के जरिए पैदा हुआ हमारा ही बेटा है। वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने इस बात को खुशी खुशी अपना लिया। शाओ फान को देखने वाली उसकी नजरों में एक माँ की ममता झलक रही थी। उसने प्यार से पूछा, हमारे बेटे का नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, इसका नाम शाओ फान है। मू युए मुस्कुराई और बहुत ही धीमी आवाज में बोली,